हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको, जैसे कि पिछली क्लासेस से हमारा एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का है, उसे हम देख रहे हैं। आज इसी पेपर को मैं और आगे बताऊंगी। इस पेपर में जैसे कि हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, जिसका हमने पार्ट 1 और 2 देखा था। पार्ट 1 में हमने आर्बिट्रेशन के बारे में देखा था कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेटर कौन होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे काम होता है, मध्यस्थ कैसे अपॉइंट होते हैं अब आर्बिट्रेटर, और मध्यस्थों की जो कार्रवाई है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स वो कैसे होती हैं, कब पूरी होती हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, मध्यस्थ किस प्रकार से कार्रवाई का संचालन करते हैं, फिर मध्यस्थ दोनों पक्षकारों की बातें सुनने के लिए, दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद जो उनका फाइनल डिसीजन होता है, जिसको पंचाट कहते हैं, पंचाट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कब वो लीगल होता है, कब इलीगल होता है, कब उसको सेटिसाइड कराया जाएगा, और कब ऐसी कार्रवाई के बीच में अगर मध्यस्थों के द्वारा कोई आदेश दिया गया है तो उस आदेश की अपील किस प्रकार से होगी, वो सब हमने देखा। पार्ट सेकंड में हमने कन्वेंशंस के बारे में देखा, जिसमें हमने जेनेवा की बात देखी कि जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड्स के क्या हैं, किस प्रकार से होते हैं, न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे होते हैं, विदेशी पंचाट के लिए विदेशी लॉ कितना इम्पोर्टेंट है, कब वो भारतीय विधि के अकॉर्डिंग काम करेगा, और जब भारतीय विधि के अकॉर्डिंग नहीं है, अगेंस्ट है, तो वो फुलफिल नहीं होगा, उसको इन्फोर्समेंट यानी कि प्रवर्तनीय नहीं कराया जाएगा। ये अवार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कन्वेंशन कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हमने देखा। क्योंकि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में फॉरेन अवार्ड्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी गई है जितने कि इंडियन अवार्ड्स को दी गई है। तो जैसे हम ये एक्ट का नाम है मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो आर्बिट्रेशन का हम पूरा पार्ट देख चुके हैं। आज की क्लास से हम पार्ट 3 में कंसिलिएशन की यानी कि सुलह की बात करेंगे, सुलह कार्रवाइयों की। पार्ट 3 कंसिलिएशन यानी कि सुलह। अब सुलह की ये कार्रवाई सेक्शन 61 टू 81 तक में बताई गई हैं, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे सेक्शन 61 से। सेक्शन 61 हम शुरू करें उससे पहले इस पेपर के बारे में आपको बता दें। जैसे कि इस पेपर का नाम है, पेपर में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि वैकल्पिक विवाद निपटारा। वैकल्पिक से मतलब ऑल्टरनेटिव, कि जो पक्षकार कोर्ट में नहीं जाना चाहते तो क्या अल्टर है उनके पास, क्या विकल्प है उनके पास कि वो अपने विवादों को निपटाएं। तो उस विकल्प का नाम था मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। मध्यस्थम आर्बिट्रेशन यानी कि कोई एक व्यक्ति जो मध्यस्थ बीच का व्यक्ति हो और उन दोनों की बात सुनकर डिसीजन दे, तो वो आर्बिट्रेशन। एंड कंसिलिएशन यानी कि सुलह, कि कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि दो व्यक्तियों के बीच में विवादों को राजीनामे से सुलह करके, सुलहकर्ता बन के उनके विवादों का निपटारा कराए, तो उसको सुलह कहा गया है। और इसीलिए इस अधिनियम का नाम भी यही रखा गया है, मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। सेक्शन 61 सबसे पहले एप्लीकेशन एंड स्कोप की बात कर रहा है, लागू होने के बारे में और इसके विस्तार के बारे में कि सुलह संबंधी कार्रवाइयाँ कब लागू होंगी। सेक्शन 61 तो मध्यस्थम सुलह अधिनियम के भाग 3 पार्ट 3 में सुलह संबंधी कार्रवाइयों के लागू होने के लिए सेक्शन 61 के में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। सेक्शन 61 में कहा गया है कि जब तक पक्षकारों के मध्य इसके विपरीत करार ना हो, ये धारा सभी विवादों पर लागू होता है। यानी कि अगर मध्यस्थों ने किसी तरह का और करार नहीं किया कि भाई जिंदगी में कभी भी कोई, जीवन में निकट भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद हो गया तो हम सुलह से नहीं निपटाएंगे, तो अगर ऐसी कोई बात नहीं कही गई तो वो सुलह के अकॉर्डिंग सुलझाई जा सकती है यह भाग। और इसीलिए इसमें ये कहा गया है कि इस भाग में सभी तरह के विवाद आएंगे, चाहे विवाद संविदात्मक भी हो सकते हो और नहीं भी हो सकते। यानी कि अगर आपके बीच में पहले से कॉन्ट्रैक्ट है तो भी आ सकते हो और नहीं है तो भी आ सकते हो। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या है कि संविदात्मक ही आपके बीच में कोई करार हो तो ही आप आर्बिट्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सुलह में संविदा अगर नहीं की गई है तो भी आ सकते हैं। यह भाग उन सभी सुलह की कार्रवाइयों पर लागू होता है जो विधिक संबंधों से उत्पन्न विवादों से संबंधित हो। विधिक संबंधों से, यदि विवाद के सुलह के संबंध में अन्य विधि के प्रावधान लागू नहीं होंगे, उस समय जो कोई भी विधि थी किसी विधि के द्वारा अन्यथा उपबंधित किया गया है,
इसके सिवाय शब्दावली ये स्पष्ट है कि यदि अन्य विधि के विवादों के सुलह से संबंधित किसी विधि का प्रावधान किसी अन्य विधि में है तो ऐसी परिस्थिति में उस अधिनियम के इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि अगर पहले के प्रावधान वहाँ पे लागू हों जो कि उसकी शब्दावली में उसमें पहले से ये बात लिखी गई है, तब इस अधिनियम के भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जो चीज़ पहले से अप्लाई है उसके ऊपर दूसरा एक्ट कभी भी अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 61 भी कह रहा है कि जब तक कि पक्षकार सहमत ना हुए हों, इस शब्दावली जो ये एक बात कही गई है, ये स्पष्ट ये है कि यदि पक्षकारों के मध्य इस भाग के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए सहमत नहीं होते, इस भाग के प्रावधान उनके मध्य सुलह कार्रवाइयों पर लागू नहीं होंगे। पक्षकारों को इस विषय में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस उपधारा के अनुसार पक्षकार उस अधिनियम के भाग 3 को चाहे तो करार द्वारा लागू कर सकते हैं या इसके प्रवर्तन के प्रतिकूल भी करार करने को स्वतंत्र है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अगेंस्ट भी कैसे भी वो करार कर सकते हैं, इसके अंतर्गत किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। इस अधिनियम का भाग 3 स्वैच्छिक सुलह के महत्व को स्वीकृति प्रदान करता है, जो धारा 61 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों से स्पष्ट है। इस प्रकार ये जो भाग है सुलह की कार्रवाइयों का, सुलह की कार्रवाई में आंशिक स्वायत्तता के सिद्धांत के महत्व को स्वीकार करने का इस भाग का मुख्य उद्देश्य है कि थोड़ी बहुत स्वायत्तता का सिद्धांत यहाँ पे लागू किया जाए। सेक्शन 61 में ये सारे प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए प्रावधान किया गया है कि जहां किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी विवाद के सुलह के लिए सुपुर्द नहीं किया जा सकता, उस परिस्थिति में इस अधिनियम के भाग 3 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। तो सेक्शन 61 यहाँ क्लियर ये बात कह रखी है कि अगर आपका विवाद इस प्रकार का है जिसमें ये बात साफ लिखी गई है या इस तरह का कोई क्लॉज है या इस तरह की कोई बात है कि ये सुलह के द्वारा तो नहीं निपटाई जाएगी, तो वो सुलह में नहीं आएंगी। ये बात इसमें स्पष्ट की गई है। तो यह एप्लीकेशन स्कोप की बात, लागू होना और विस्तार के बारे में इसलिए कहा गया है कि ये सुलह की कार्रवाई कहाँ कहाँ पर लागू होगी। तो ये सुलह की कार्रवाई वहाँ लागू होगी जहाँ पर कि वो लागू हो सकती है। लेकिन यदि अगर कोई पक्षकार ऐसी जगह का, ऐसी स्थानीय विधि का है जहाँ पर कि इस तरह की सुलह नहीं करवाई जा सकती या इस प्रकार का उनका विवाद है, प्रकार यानी कि विवाद की प्रकृति इस प्रकार की है, विवाद की नेचर ही ऐसी डिस्प्यूट की जो कि समझाइश से सुलह से नहीं निपटाया जाएगा, तो नहीं निपटाएंगे। और लागू होना विस्तार ये है कि जहाँ पर पहले से ये बात लिखी गई है कि आपके बीच में अगर विवाद हुआ तो इस तरीके से निपटाएंगे, तो वो सुलह में भी नहीं जा सकते। तो सेक्शन 61 एप्लीकेशन स्कोप के बारे में, लागू और विस्तार होने के बारे में बात करती है। आगे सेक्शन 62 कमिटमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बात कर रहा है कि सुलह की कार्रवाइयों का प्रारंभ किस प्रकार से होगा, ये शुरुआत कहाँ से होगी। तो सुलह की कार्रवाइयों के प्रारंभ के बारे में इस अधिनियम की धारा 62 ये कहती है कि कार्रवाई में पक्षकार दावेदार या वादी के रूप में नहीं जाने जाएंगे। वहाँ पे नाम नहीं होगा कि ये पक्षकार है, ये दावेदार है, जैसे कि सिविल कार्रवाई में होता है ये वादी, ये प्रतिवादी, ये दावेदार, ऐसे नाम यहाँ पर नहीं काम में लिए जाएंगे, नहीं यूज़ किए जाएंगे। पक्षकारों के नाम इस तरह के नहीं रखे जाएंगे। किसी सुलह कार्रवाई का प्रारंभ करने के लिए कार्रवाई का वह पक्षकार जो सुलह कार्रवाई का प्रारंभ कराना चाहते हैं दूसरे पक्ष का सुलह के विवाद का वस्तु का उल्लेख करते हुए आमंत्रण प्रेषित करेगा। यानी कि 2 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करेगा कि आइए और अपने इस विवाद का सुलटारा करेंगे, सुलह करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका नाम वादी या प्रतिवादी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। वादी प्रतिवादी नाम नहीं रखे जाएंगे। यहाँ पे ये बात क्लियर कही गई है। 62 में, सेक्शन 62 में, धारा 62 में ये भी है कि पक्षकार सुलह की कार्रवाई को प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए शर्तें कुछ यहाँ पर भी हैं। कौन सी शर्तें हैं? सुलह की कार्रवाई का प्रारंभ करने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को लिखित आमंत्रण प्रेषित करेगा। इस लिखित आमंत्रण में विवाद की विषय वस्तु का संक्षेप में उल्लेख होगा। यानी कि यहाँ पे अपने आप से ही एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को लेटर लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, लिखित में आमंत्रण कर रहा है उसको कि आप आइए और हम लिखित में ये आमंत्रण आपको दे रहे हैं अपने बीच में इस बात का, यानी कि विषय वस्तु कंटेंट यही है, इस कंटेंट पर अपने को सुलह करवानी है। तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को यहाँ पर आमंत्रण देगा। सुलह कार्रवाई प्रारंभ करने वाला पक्षकार यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि यह आमंत्रण या निमंत्रण इस अधिनियम के भाग 3 के अंतर्गत है। यानी कि जो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बुला रहा है तो उसे बताएगा भी तो सही
कि भाई मैं क्यों किस वे में बुला रहा हूँ, तो वो ये वे बताएगा कि भाई मध्यस्थम सुलह अधिनियम के सुलह की धारा 62 के अंतर्गत मैं आपको बुला रहा हूँ और आप इस कार्रवाई के अकॉर्डिंग अपने इन विवादों को सुलटारा कीजिए। फिर आमंत्रण या निमंत्रण में विवाद की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। भाई सामने वाले को आप बुला रहे हो तो सामने वाले को पता भी तो पड़ना चाहिए कि उनके बीच में किसी तरह का विवाद हो गया है। अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विवाद नहीं बताएगा तो दूसरा व्यक्ति कैसे उस विवाद का उत्तर लेके आएगा। इसलिए जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रित करता है सुलह के लिए तो वो प्रॉब्लम, वो कंटेंट, विषय वस्तु भी लिखता है, जिससे कि उनके बीच में हो रही जो प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में जो विवाद है उसका सुलटारा किया जा सके। धारा 62 ये भी कहती है कि सुलह कार्रवाई का प्रारंभ कब होगा, तो इस धारा के अंतर्गत सुलह कार्रवाई तब प्रारंभ मानी जाएगी जब दूसरा पक्ष का सुलह कार्रवाई की विषय वस्तु के उल्लेख के साथ सुलह कार्रवाई के लिए प्राप्त निमंत्रण लिखित रूप में स्वीकार कर लेता है। अब शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत इसी प्रकार से होगी, एक व्यक्ति ने निमंत्रण दिया, दूसरे ने स्वीकार कर लिया और लिखित में स्वीकार कर लिया, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, तो कार्रवाई प्रोसीडिंग शुरू हो गई। धारा 62 सुलह कार्रवाई के लिए मौखिक स्वीकृति की भी मान्यता नहीं दी गई है। इस कार्रवाई का दूसरा पक्ष का सुलह के निमंत्रण को लिखित रूप में स्वीकार लेता है, तब वह सुलह करने के लिए करार करता है। जिस पक्षकार को सुलह कार्रवाई के लिए आमंत्रण निमंत्रण दिया गया है उसे स्वतंत्रता है कि वह निमंत्रण को अस्वीकार भी कर दे। जरूरी नहीं है एक व्यक्ति ने निमंत्रण दिया लेटर लिख के तो दूसरा व्यक्ति इसको स्वीकार कर ले, नहीं भाई, यहाँ मना भी कर सकता है। यदि वह सुलह कार्रवाई के लिए प्राप्त निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है तो सुलह कार्रवाई प्रारंभ नहीं होगी, किसी सूरत में सुलह कार्रवाई प्रारंभ नहीं होगी। क्योंकि सुलह की कार्रवाई शुरू कब होती है? जबकि दोनों पक्षकार उसके लिए मानते हैं, दोनों ही पक्षकार चाहते हैं कि सुलह हो जाए, तो ये प्रारंभ होगी। लेकिन एक पक्षकार तो बेचारा निमंत्रण दे रहा है, आमंत्रण लिखकर दे रहा है कि आप आइए अपने विवादों को अपन सुलझा लेते हैं, और दूसरा व्यक्ति उसको मना कर दे, तो जब दूसरे व्यक्ति ने मना ही कर दिया तो प्रोसीडिंग तो शुरू ही नहीं होगी, सुलह कार्रवाई शुरू ही नहीं होगी। फिर अधिनियम की धारा 62 में ये भी है कि यदि दूसरा पक्ष का सुलह कार्रवाई के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है तो सुलह कार्रवाई शुरू नहीं होगी। सुलह कार्रवाई के लिए निमंत्रण प्राप्त होने के बाद उसे स्वीकार किए जाने के लिए किसी निर्धारित समय का प्रावधान नहीं किया गया है। फिर भी यदि सुलह कार्रवाई के लिए निमंत्रण देने वाला पक्षकार अपने लिखित निमंत्रण में इस समय सीमा का उल्लेख करता है जिसके अंतर्गत सुलह कार्रवाई को निमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तथा उसे निमंत्रण प्रेषित किया गया है, वह पक्षकार निर्धारित समावधि के अंतर्गत अस्वीकार करता है तो सुलह कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। यानी वो समय भी लिख सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने दे दिया तो वो हमेशा के लिए तो उसका इंतजार नहीं करेगा कि वो आए और मुझे बताए। अरे भाई टाइम भी तो दो, आप 2 दिन में बताओ, 15 दिन में बताओ कि मैं इस विवाद का सुलह कराना चाहता हूँ, तो वो व्यक्ति उसका उत्तर लेके आएगा, तब कार्रवाई प्रारंभ होगी। सेक्शन 62 ये भी कहता है कि जो पक्ष का सुलह कार्रवाई के लिए निमंत्रण प्रेषित करता है उसके द्वारा सुलह कार्रवाई के निमंत्रण की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि निमंत्रण देने वाला पक्षकार किसी समय सीमा का उल्लेख लिखित निमंत्रण पत्र में करता है जिसके अंतर्गत सुलह कार्रवाई का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तो उसके द्वारा उस कार्रवाई की स्वीकृति उसी समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त की जानी चाहिए। यदि उक्त समय सीमा के अंतर्गत उत्तर नहीं होता तो विकल्प यह होगा कि वह सुलह कार्रवाई को स्वीकार या निरस्त कर सकता है, परंतु इसके लिए उसे तदनुसार दूसरे पक्षकार को सूचना देना जरूरी होगा। जो बात मैंने पहले स्टार्टिंग बताई वही वाली बात है, या तो स्वीकार कर लो स्टार्टिंग हो जाए, अन्यथा नहीं। सेक्शन 62 की सुलह की कार्रवाई को स्वीकार करने की स्वीकृति लिखित रूप में दी जानी आवश्यक है। इसके 2 कारण हैं। इससे संसूचना की रिक्तता यानी कि कम्युनिकेशन गैप की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, यह एक अभिलेख रिकॉर्ड के रूप में प्रतिभूति यानी कि गारंटी के रूप में उपयोगी होता है। यानी कि आप लिखित में अगर उसको बुला रहे हो तो वो लिखित में स्वीकार करेगा, तो ये गारंटी हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाता है। तो सेक्शन 62 यहाँ सुलह कार्रवाइयों की प्रोसीडिंग यानी कि कार्रवाइयों के बारे में बता रहा है। आगे हम सेक्शन 63 की बात करेंगे, नंबर ऑफ कंसिलिएशन की, यानी कि सुलहकर्ताओं की संख्या कितनी होगी। जैसे कि मध्यस्थों की संख्या बता रखी है कि मध्यस्थी की संख्या हमेशा विषम होगी। यहाँ पर सुलहकर्ताओं की संख्या के बारे में सेक्शन 63 ये कहता है नंबर ऑफ कंसिलिएशन के बारे में कि अधिनियम की धारा 63 सुलहकर्ताओं की संख्या के बारे में कह रही है। सुलहकर्ता एक ही होगा जब तक कि पक्षकारगण इस पर सहमत नहीं व्यक्त करते कि 2 या 3 सुलहकर्ता होंगे, हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन अगर वो सहमति नहीं है 2 या 3, तब तक जहाँ एक से अधिक सुलहकर्ता हैं वहाँ उसके संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक सामान्य नियम के रूप में कार्य करना होगा। एक से अधिक है तो एक साथ मिलकर करेंगे।
सेक्शन 63 ये भी कहती है कि सुलहकर्ता एक ही होगा, परंतु यदि सुलह कार्रवाई के पक्षकार इस पर सहमत हैं तो सुलह कार्रवाई की संख्या 2 या 3 सुलहकर्ताओं की बढ़ाई भी जा सकती है सुलह कार्रवाइयों के लिए। फिर यदि 2 या 3 सुलहकर्ता हैं तो सामान्य नियम के अनुसार उन्हें संयुक्त रूप से कार्य करना होगा। इस प्रकार इस अधिनियम की धारा 63 सुलह कार्रवाइयों के लिए एक सुलहकर्ता को वरीयता देती है, परंतु साथ ही पक्षकार अभयपक्षी करार द्वारा 2 या 3 सुलहकर्ताओं पर सहमत हो सकते हैं। एकमात्र सुलहकर्ता की आवश्यकता कुछ कारणों से पड़ती है, और वो कारण क्या है? एकमात्र सुलहकर्ता के लिए पक्षकारों का विश्वास जीतना आसान होता है। एकमात्र सुलहकर्ता के होने से कार्रवाई में मतभेद की संभावना भी समाप्त हो जाती है। एकमात्र सुलहकर्ता की नियुक्ति से सुलह कार्रवाई अपेक्षाकृत कम खर्चीली कम हो जाती है, खर्चा कम लगता है, क्योंकि सुलहकर्ता अधिक होंगे तो सबको पे करना पड़ेगा, एक होगा तो एक को ही पे करना पड़ेगा। एकमात्र सुलहकर्ता से सुलह कार्रवाई त्वरित यानी स्पीडी होती है, स्पीड में काम करती है तथा मामले के निस्तारण में कम समय लगता है। यानी कि यहाँ पर सम या विषम ऐसा कोई संख्या नहीं है। सुलहकर्ताओं की संख्या सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंस प्रभाव यानी कि जोर किस पर दिया गया है? एक सुलहकर्ता पर, कि एक सुलहकर्ता ही होगा। लेकिन अगर पक्षकार चाहें तो 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो फिर ये मध्यस्थम से डिफरेंस इसमें ये हो गया कि मध्यस्थम में अगर विवादों को सुलटारा हो रहा है तो वहाँ पे मध्यस्थों की संख्या हमेशा और हमेशा विषम होगी, सम कभी भी नहीं होगी। जबकि सुलह के द्वारा अगर कोई विवादों का निपटारा हो रहा है तो इनकी संख्या सम या विषम कोई भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। प्रभाव इसमें एक सुलहकर्ता का इसलिए दिया गया है, जो भी मैंने आपको बताया है कि वो स्पीड में काम करेगा। एक अकेला होगा तो जल्दी से स्पीड में काम करेगा, सुलह कार्रवाई कम खर्चीली होगी, त्वरित गति से होगी। एक ही अकेला व्यक्ति होगा जो दोनों की बातों को सुनकर सुलह करवा रहा है, तो उस पर पक्षकारों का विश्वास जीतना भी आसान होगा। तो यह नंबर ऑफ कंसिडरेशन के बारे में पर्टिकुलर कोई एक बात नहीं कही गई है, बस प्रभाव दिया गया है कि एक हो सकता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो वो सम हो या विषम हो, इससे सुलह कार्रवाई पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज हमने सेक्शन 63 पर तक सुलह कार्रवाई के बारे में बात की है। आगे हम इसको नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।